नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है एक तो मायावती का उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बयान आना, और फिर उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव पीछे हटें और भाजपा की सरकार बने, या भाजपा सरकार बनने का तो नहीं कहा, उन्होंने कहा भाजपा के प्रत्याशियों को मैं एमएलसी में सपोर्ट करूंगी। एमएलसी में सपोर्ट करेंगी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भाजपा के साथ नहीं आ सकती। इन दोनों बयानों की आज के संदर्भ में, क्योंकि इस समय इन बयानों को देने का कोई मतलब नहीं होता था, एमएलसी का चुनाव तो इस चुनाव के बाद ही होने वाला है, तो अब एमएलसी का चुनाव अगर इस चुनाव के बाद होने वाला है तो अभी इस समय इस चुनाव में, यानी कि जो जनरल इलेक्शन चल रहा है, जनरल इलेक्शन में पूरी ताकत लगाने की बजाय वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देती हैं और ये कहती हैं इस चुनाव के तुरंत बाद है, इसलिए यही है, और फिर दबाव में या क्लैरिफिकेशन देती हैं। इन दोनों की एनालिसिस हम करेंगे। दूसरा एक बड़ा विषय और आया, चूंकि हिजाब इशू भारत में चल ही रहा है। मैंने हिजाब इशू पर जो कुछ भी अभी तक न्यायालय में हुआ उस पर पूरी आपको जानकारी दी है। हिजाब इशू के बाद दूसरा लाउड स्पीकर इशू बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पूरे देश में लाउड स्पीकर्स की आवाजें बढ़ा दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कहीं न कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा करने का प्रयास चल रहा है। और अब एक और बड़ी बात जो रिलीजन को लेकर है कि एसएसबी के एग्जाम में एक केस कोर्ट में आया है, और कोर्ट के सामने वो केस, मैं जहां तक उस केस की बात करूं तो उसको कैसे देखना चाहिए, अवनीश कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 4 अदर्स, ये केस आया है कोर्ट के सामने। तो इस केस को किस दृष्टि से देखा जाए और इसको कैसे समझा जाए, इस पर केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है। तो वो ये टैटू इशू है। अब देखिए, रिलीजन का हिजाब, पहले ट्रिपल तलाक रिलीजन इशू है ऐसा कहा गया, फिर सीएए रिलीजन इशू है ऐसा कहा गया, फिर किसान आंदोलन में भाग लिया गया, उसमें भी रिलीजन इशू कहीं न कहीं बनाने का प्रयास हुआ, उसके बाद ये हिजाब इशू उठाया गया, फिर लाउड स्पीकर बढ़ाया गया, और अब टैटू का विषय सामने आया है, एक रिलीजियस टैटू। अब इस्लाम के अनुसार तो रिलीजियस टैटू नहीं हो सकता, टैटू तो बनाने का इस्लाम में अनुमति नहीं, लेकिन हिंदू समाज जो है वो तो टैटू बनाता है। तो कोई बालक जो अपनी भुजाओं पर टैटू बनाए हुए है, कोई रिलीजियस चिन्ह बनाया है, जैसे त्रिशूल का चिन्ह बना लेते हैं। केस में चूंकि नोटिस हुआ है, इसमें पूरी जानकारी नहीं है कि वो टैटू किसका था, लेकिन ये पक्की बात है कि इसमें ये जरूर कहा गया कि वो रिलीजियस टैटू था। इस रिलीजियस टैटू की वजह से व्यक्ति, ये जो लड़का है अवनीश कुमार, ये पूरा फिट है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है। जिस समय इसका मेडिकल होने गया है तो मेडिकल होते समय बॉडी खोली गई होगी, कपड़े उतारे गए होंगे, बॉडी खोली से मतलब कपड़े उतारे गए होंगे, तो कपड़े उतारते समय इस बालक को ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम्हारी बाजू पर टैटू बना हुआ है। अब इस टैटू विषय पर कुछ जानकारों का कहना है कि जो फिजिकल है, टैटू अलाउड है, यानी कि चूंकि वो वर्दी के अंदर रहता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी व्यक्ति रहता है उसकी वर्दी के अंदर कोई टैटू बना हुआ है, भगवान का कोई चिन्ह बना हुआ है, तो वो उसकी अनुमति रहती है, ऐसा कहते हैं एज पर रूल्स। लेकिन इसको कहा गया टैटू पॉलिसी फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू विद परमानेंट बॉडी टैटूज, ये कानून है। और इस परमानेंट बॉडी टैटू के साथ मतलब अनुमति है, लेकिन मेडिकल जो ग्राउंड है जिसमें ये कहा गया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेडिकल एसएसबी ने ये कहा, स्टेटमेंट दिया कि भाई दोनों हाथों पे नहीं, एज पर द मेडिकल एग्जामिनेशन केवल एक बाजू पर, बाईं बाजू पर एक टैटू हो सकता है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भर्ती चल रही थी। बच्चे को ये कह के जब मना किया गया तो वो गया, चूंकि वो परमानेंट टैटू बना हुआ था किसी केमिकल से जो बनाए जाते हैं, वो गया, उसने जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया और वो टैटू को दूसरे केमिकल से साफ करवाया। साफ करवाने के बाद वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिर से आया, री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए।
उसने कहा कि भाई हमने ये टैटू का आपने इशू उठाया था, बाकी तो मैं सब फिट हूँ, मेडिकली मैं फिट हूँ, केवल टैटू का इशू उठाया था, मैं टैटू मिटवा कर आ गया हूँ, कोई रिलीजियस टैटू हमारी बॉडी पर नहीं है। उसके बावजूद एसएसबी के री एग्जामिनेशन से उसको मना कर दिया गया और ये कहा गया कि अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। इस बात को लेकर वो न्यायालय में आया और न्यायालय में आकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और देखना है कि वो किस स्तर तक पहुंचेगा। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आया और अभी देखना है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है और कहा कि भाई इस पर जवाब दी जाएगा। तो देखिए, एक तरफ कर्नाटका हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भाई हिजाब पहनकर जाना फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ एसएसबी के एग्जाम में जो बॉडी ढकी हुई है, पूरा कपड़ा पड़ा हुआ है, उस पर उसको टैटू, चूंकि रिलीजियस कोई त्रिशूल वगैरह बना हुआ है छोटा मोटा, उसको डिनाई कर दिया गया और उसको वापस भेज दिया गया। अब भारत में ये टैटू पॉलिसी, भारत में ये हिजाब पॉलिसी, भारत में ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिंदी, बिछिया, कंगन या जो गले में क्रॉस पहनना है, कान के कुंडल पहनने हैं, नाक की नथुनी पहननी है, सिर पर सिंदूर भरना है या मावर लगाना, ये सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि चूंकि देश सेकुलर है इसलिए यूनिफॉर्मिटी होना आवश्यक है। इन सज्जन को इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि यूनिफॉर्मिटी फोर्स में चाहिए। अब वो यूनिफॉर्मिटी, हालांकि कपड़े यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो अंदर कैसा शरीर है, शरीर पर मेरे क्या निशान बने हुए हैं, क्या परमिशन निशान बनाकर भेजे हैं, क्या हमने गुदवा लिया है, भगवान ने कुछ अगर हमारे शरीर में कुछ निशान बनाकर भेज दिए हैं। बकरीद पर तो आपको मालूम है ना कि बकरीद पर बकरा काटा जाता है तो उस बकरे के ऊपर ये देखा जाता है क्या उस पर अल्लाह अकबर लिखा है, कुछ रिलीजियस निशान बना है, चांद तारा बना, करोड़ों रुपए का वो बकरा मिलता है जिस पर कुछ ऐसा कोई शब्दावली लिखी होती है या कुछ निशान बना होता है, चांद तारे टाइप का कुछ बना होता है, हरे कलर का या कुछ भी। मैंने देखा है कि वो बहुत भयंकर, बहुत पैसे के बिकते हैं। शेख लोग उसको काटते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह ने के द्वारा भेजा गया, उसको काट रहे। और अगर शरीर पर हमारे यहाँ के ये विश्वास भी है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसके शरीर पर तिल होते हैं, उसके शरीर पर निशान बने होते हैं, उसके शरीर पर तिल मसार बना होता है, तो क्या ये भी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में जाता है? हिजाब सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में नहीं जाता, वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन शरीर पर जो निशान बना हुआ है, जो ढककर रखने वाली बात है, उसको लेकर क्या बनता है ये हम लोग देखेंगे। मुझे लगा कि ये एक छोटा सा मामला है और चूंकि मेडिकली अनफिट उसको डिक्लेयर किया गया है तो देश को पता होना चाहिए। दूसरा, मायावती पर आते हैं। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई मैं जो एमएलसी का चुनाव होता है, चूंकि एमएलसी के चुनाव हम सबको मालूम है कि देश में 5 विधानसभाओं में विधान परिषद है, उनमें उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य चुनने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, जिनमें कुछ नॉमिनेशन भी होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ चुनकर जाते हैं, जैसे ग्रेजुएट लेवल का इलेक्शन होता है, शिक्षकों का इलेक्शन होता है, या फिर और इस तरह के कुछ इलेक्शंस होते हैं। वो इलेक्शंस जीत कर जाएंगे, या निकाय का इलेक्शन होता है ऐसे, और कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं जो विधानसभा से चुनकर जाते हैं। विधानसभा उनको तय करती है वो एमएलसी ये होंगे, और नो डाउट उसमें पॉलिटिकल पार्टी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितने चुनकर जा रहे हैं, कितने नहीं चुनकर जा रहे हैं, इन पर डिपेंड करेगा। अब मायावती जी का ये बयान इस समय आना, जब उत्तर प्रदेश में जनरल इलेक्शन चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि मायावती जी डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वे में ये कह गई कि जो दलित वोट उत्तर प्रदेश का है वो वोट बीजेपी को जाना चाहिए? अब देखिए, उनका कोलैबोरेशन तो है नहीं, बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन होता, किसी दूसरे दल के साथ कोलैबोरेशन होता, तो फिर ये कहा जा सकता था कि भी ये उनके लिए हाँ करेंगी। तो कोलैबोरेशन नहीं, और वो लगातार कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव की परिस्थितियां जिस प्रकार से दिखाई दे रही हैं, उसमें उनको ये लगा कि मायावती जी, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मायावती जी को जाना जाता था,
जब भी मायावती जी की, जब भी अखिलेश की सरकार आती थी, तो अखिलेश या मुलायम सिंह की सरकार आती थी, तो हमने सबने देखा कि क्या तांडव मचता है प्रदेश में। और मायावती जब आती थी तो मायावती को लाया ही इसलिए जाता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन करती थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी उनसे 10 गुना आगे निकल गए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मामले में, और उन्होंने सीधा लाठीचार्ज करना, इनकाउंटर्स की बात कह देना, गिरफ्तारियां कर देना, गुंडा एक्ट लगा देना, ऐसे 45,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोग जमानत लेकर शांति से बैठ गए, सब्जी के ठेले लगाने लगे, कोई दूध बेचने लगा। जो गुंडागर्दी वसूली करते थे वो सब अंदर हो गए या वो सुधर गए। सुधर क्या गए? अंदर दिल में खसक रखे होंगे कि जैसे ही योगी जी जाएंगे, अगर योगी जी की सरकार जाती है तो हम क्या करेंगे। वो बयान भी आने लगे, क्योंकि अखिलेश यादव ही अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही, और मायावती का भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। कुछ लोग अपने दम पर सीटें निकालेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इन परिस्थितियों में लोगों को लगने लगा, अखिलेश के समर्थक या गुंडों को लगने लगा कि अगर अखिलेश की शक्ति बढ़ती है, सरकार तो नहीं बना पाएंगे अखिलेश, लेकिन अखिलेश की अगर शक्ति बढ़ती है तो फिर वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, और वो कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसमें कि गुंडागर्दी उनकी बढ़ जाए, और जो योगी जी की ताकत है वो ताकत कुछ कमजोर हो जाए। मायावती जी को ये पूरा एहसास हो गया कि अखिलेश कुछ बढ़कर आ रहे हैं, और वो कटेंगे किसका? मायावती की जो कुछ सीटें थीं, उन सीटों में से अखिलेश कुछ निकाल ले जाएंगे। योगी जी की तो सीटें 300 पार कर रही हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बाकी की 100 बचती हैं या 90 बचती हैं, उसमें अगर मायावती जी की जगह अखिलेश यादव बढ़कर आते हैं तो फिर समस्या सबसे ज्यादा किसको होने वाली है? सबसे ज्यादा समस्या होने वाली अखिलेश की पार्टी से सबसे ज्यादा आतंक जिस पर ढाया गया वो तो दलित समाज ही था, और दलित समाज के ऊपर जो आतंक हुआ उसको बीजेपी के शासन में, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन में, वो सब कुछ कंट्रोल करके रखा गया। और ऐसी एक आध छुट्टा मुट्टा घटनाओं को छोड़कर ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसमें यह कहा जा सकता हो कि नहीं साहब उत्तर प्रदेश में कुछ आतंक हुआ। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ तो सबके लिए हुआ, इसलिए अखिलेश यादव अगर शक्ति बढ़कर आती है, उनके विधायक बनते हैं, तो वो सबसे बड़ा अत्याचार का कारण बनेगा कहीं ना कहीं दलित समाज। इसलिए मायावती जी सीधा चूंकि नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर इस समय ही कहा कि हम अखिलेश को एमएलसीज नहीं बनाने देंगे। हम अखिलेश को रोकने के लिए अगर बीजेपी को भी समर्थन करना पड़ा तो हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, और हम बीजेपी को समर्थन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को ऐसा कहने का मतलब है मायावती जी अपने समाज को, जो उनका कोर वोट है, मैं मान कर चलूं 9-10% उनका कोर वोट है, जो उनका कोर वोट है उस वोट को सीधा इंडिकेट कर रही हैं कि तुम्हें बीजेपी को वोट डालना है। किसी न किसी प्रकार से गुंडों को, किसी प्रकार से आतंक को रोकना ही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। सरकार तो मायावती वैसे भी नहीं बना पाएंगी, इसलिए कम से कम अपने समाज को वो बचा तो पाएं। उनका समाज, जिस समाज को वो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो समाज कहीं न कहीं प्रोटेक्टिव वे में आ जाए, उसका प्रोटेक्शन हो जाए, ये ही वो चाहती हैं। हालांकि जब लोगों ने उस पर हंगामा कर दिया, हंगामा करना स्वाभाविक था, तो हंगामा कर दिया तो मायावती जी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको तो समस्या हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जब मायावती जी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। इस बयान में और वोट बीजेपी को देना है, इन दोनों में फर्क है। यानी कि वो डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में और सबलता से ये कहती हैं कि बीजेपी को ताकत दीजिए ताकि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में ना आ सके। चूंकि वो उसी एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए मशहूर मानी गई कि उन्होंने गुंडा राज खत्म किया था। हालांकि वो उतना प्रभावी नहीं था जितना कि योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है वो प्रभावी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मायावती जी की तरफ से एक अच्छा और शुभ संकेत है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, वो चुनाव लड़ रही हैं, पंजाब में पहुंच गई और पंजाब की बेटी बहू बन गई, और चन्नी ने बयान दे दिया यूपी के भाइयों को रोक दो। अब देखिए, इस राजनीति में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए।
बात यह है कि जब वो ये कहते हैं कि यूपी के भैयों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, यानी कि वो डायरेक्ट हमला कांग्रेस कहीं ना कहीं कर रही है मायावती पर, क्योंकि मायावती ही इस समय बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं और बहुजन समाज पार्टी पंजाब में अच्छे से चुनाव लड़ रही। मैं आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के घुसने से पहले सदैव तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी रही है और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण भी पंजाब से ही हुआ है। सरकार उत्तर प्रदेश में जरूर बनाई आके, लेकिन कांशीराम ने शुरुआत पंजाब से की थी। तो जो बेस है बहुजन समाज पार्टी का वो पंजाब में, और अब बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व मायावती करती हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को वो पंजाब में नहीं घुसने देंगे, ऐसा इंडिकेशन चन्नी ने दिया है। क्योंकि चंडी भी दलित समाज से आते हैं और मायावती दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वहां पंजाबियों में ऐसा कहते हैं मोर देन 50% अगर दलित कहीं है तो वो पंजाब में है। तो आप समझ लीजिए कि चन्नी का ये इशारा मायावती पर था। अब मायावती को वो पंजाब में घुसने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी वहां ताली बजा रही थी, मतलब क्या कहना चाहते थे, इसलिए मायावती ने एक ही तीर से दो शिकार किए। एक शिकार यह किया कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो उत्तर प्रदेश में है और वो अलग रहता है, उसको भी बीजेपी की तरफ ढकेला है, और उन्होंने इनडायरेक्ट वे में पंजाब में जो दलित वोट मायावती जी की पार्टी का है उसको भी बीजेपी की तरफ ढकेलने का प्रयास किया है, एक इशारा करने का प्रयास किया है। और जो शार्प लीडर्स होते हैं उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आती है। मुझे लगता है कि ये पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए ही बड़े शुभ संकेत हैं मायावती जी की तरफ से, और मैं उनको दाद दूंगा कि वो स्थितियों को अच्छे से भांप पाई हैं और उनको ये समझ आ रहा है कि चन्नी की शक्ति बढ़ना और इधर अखिलेश की शक्ति बढ़ना, ये दोनों ही दलित समाज के लिए ठीक नहीं है, और उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो बीजेपी इस समय, चूंकि प्रधानमंत्री जी छोटी जाति से, अगर मैं जाति की बात करूं हैं तो वो महान व्यक्ति, लेकिन जाति की बात करूं तो वो छोटी जाति से आते हैं, और इस समय बीजेपी सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या है, मायावती जी ने इनडायरेक्ट वे में वो इशारा किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।